Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th October 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about OPEC plus countries that have decided to cut down oil supply, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो इस आर्टिकल को समझने से पहले हम सारा समझते हैं कि ये ओपेक कंट्रीज़ हैं कौन कौन से. ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन वियना ऑस्ट्रिया, और इसको फाउंड किया गया था इन 1960 इन बगदाद. इसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं दे आर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुला. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और भी मेंबर्स एक्सपैंड हुए एंड करेंटली देर आर 14 मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ओपेक. अगर बात की जाए साउथ अमेरिका से, सो देर आर ओनली 2 कंट्रीज, वेनेजुला एंड इक्वाडोर. अगर ओपेक कंट्रीज़ को देखा जाए तो ये ज़्यादातर वो देश हैं जिनके यहाँ ऑयल रिजर्व्स ज़्यादा हैं, क्रूड ऑयल रिजर्व्स ज़्यादा हैं, और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन भी वो ज़्यादा करते हैं. तो इस कारण से इन सारे देशों ने मिल करके आपस में ग्रुपिंग बना ली है ताकि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर सकें, ताकि उसके प्राइस को वो लोग स्टेबलाइज कर पाए. समझिए, प्राइस तो किसी भी एंटिटी का डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होता है. तो इमेजिन कीजिए कि दुनिया में थोड़ी सी डिमांड कम हो गई फॉर क्रूड ऑयल, और ये लोग फिर भी सप्लाई करते रहे, सारे के सारे कंट्रीज प्रोडक्शन बढ़ाते रहे, तो प्राइस क्रैश कर जाएगा ना. और जब प्राइस क्रैश करेगा तो इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग ऑफ ऑल दीज ऑयल रिच कंट्रीज. तो इन्होंने आपस में ऑयल प्रोडक्शन या उसकी सप्लाई को लेकर के कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ओपेक, जहाँ पे वो दुनिया में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उसको ट्रैक करते हैं. अगर प्राइसेस नीचे जा रहे होते हैं तो ये सप्लाई भी गिरा देते हैं ताकि प्राइसेस वापस से रिकवर कर जाएं. कभी कभार अगर प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे होते हैं तो उस केस में लोग थोड़ा बहुत सप्लाई बढ़ा भी देते हैं ताकि प्राइसेस नॉर्मलाइज हो जाएं. जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, दीज ओपेक कंट्रीज आर दोज कंट्रीज दैट आर वेरी मच रिच इन क्रूड ऑयल रिजर्व. यू सी, about 80% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व बिलोंग टू दीज ओपेक कंट्रीज. तो ये ओपेक कंट्रीज़ हैं, और देखिए दुनिया का 80%, हार्डली 14 देश हैं, लेकिन दुनिया का 80% क्रूड ऑयल इन देशों को ही बिलोंग करता है. उसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व है दैट बिलोंग्स टू वेनेजुला. दुनिया का अकेले 25.5% क्रूड ऑयल बिलोंग्स टू दिस साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुला. अभी ओपेक के अलावा एक और इनफॉर्मल ग्रुपिंग है जिसको ओपेक प्लस कहते हैं. तो ओपेक प्लस में कुछ और भी देश आ जाते हैं जो ओपेक के अलावा हैं, जैसे कि अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनाई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सूडान एंड सूडान. बट ओपेक प्लस इज़ अ लूज, या फिर आप कह सकते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि ओपेक इज़ क्वाइट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. उसका अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर है और फंक्शनिंग है. अभी करंट न्यूज़ पे आते हैं. करंट न्यूज़ ये है कि ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने फैसला लिया है कि वो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कट डाउन करेंगे, उसकी सप्लाई को कट डाउन करेंगे बाय अबाउट 2 मिलियन बैरल्स पर डे. अब ये जो सप्लाई कट डाउन है, इट इज़ लार्जेस्ट कट डाउन सिंस द कोविड-19 पैंडमिक बिगैन. अब ये जो प्रोडक्शन कट डाउन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं वो भी ज़रा देखते हैं. सबसे पहला कारण है ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस. इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार अब गिर रहे हैं. जब लॉकडाउन के बाद से इकॉनमी पूरी दुनिया की ओपन हुई थी तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस ने काफ़ी पिकअप किया था, इट हैड स्काई रॉकेटेड. लेकिन अभी कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो स्लगिश हो गए हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, और क्रूड ऑयल प्राइसेस हैव कम बिलो $90 पर बैरल. तो सितंबर महीने में देखा गया, जो अभी महीना बीता है, कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस $90 पर बैरल से भी नीचे चले गए, जबकि ओपेक कंट्रीज चाहते हैं कि कम से कम उनके क्रूड ऑयल के लिए उनको $90 पर बैरल तो मिले. इसीलिए उन्होंने सप्लाई को घटाया है ताकि उनका क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो कम से कम बढ़ करके $90 पर बैरल हो जाए. इससे फ़ायदा क्या होगा? इट विल हैव मॉनेटरी प्रॉफिट फॉर ओपेक प्लस कंट्रीज.
जब प्राइस रिकवर करेगा $90 पर बैरल तक जाएगा तो इट विल हेल्प इन ओपेक कंट्रीज टू अर्न मोर रेवेन्यूज़। आजकल यूरोप जो है, यूरोपियन कंट्रीज़, वो रसिया यूक्रेन वॉर के कारण रसिया से कच्चा तेल खरीद नहीं रहा है, क्रूड ऑयल खरीद नहीं रहा है। उस केस में यूरोप सारा का सारा अपना क्रूड ऑयल इन ओपेक कंट्रीज से ही, खासकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, ओपेक में भी इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज से वो अपना सारा का सारा क्रूड ऑयल सोर्स कर रहा है। तो ऐसे में ये जो ओपेक ग्रुपिंग है, जिसमें मेनली ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज ही लीड करते हैं, इन्होंने फैसला किया कि हम लोग थोड़ा सा सप्लाई घटा देते हैं, दाम बढ़ जाएगा, जिससे जो यूरोप हमसे कच्चा तेल खरीद रहा है उससे हमें ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी। जो तीसरा फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है इन्फ्लुएंस ऑफ रसिया, दैट इज़ पॉसिबल इन्फ्लुएंस ऑफ रसिया। क्योंकि इसकी कोई सीधे सीधे एविडेंसेस तो नहीं मिले हैं, बट हो सकता है कि ये जो ओपेक कंट्रीज़ ने सप्लाई घटाया है, ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने सप्लाई घटाया, उसके पीछे रसिया का कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस होगा। रसिया क्यों इंटरफेयर कर रहा है आखिर, वो भी जरा देखते। देखिए, रसिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, धीरे धीरे उन्होंने रसिया से इंपोर्ट करना, जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करना है या नेचुरल गैस का इंपोर्ट करना है, वो कम कर दिया। एंड दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव, और बेस्ट ऑल्टरनेटिव उनको दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ दीज मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ या वेस्ट एशियन कंट्रीज़, दोनों एक ही हैं, राइट, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। अब रसिया ने कहीं ना कहीं, ओपेक प्लस में तो रसिया भी है, उसने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके इन देशों को इंसिस्ट किया होगा कि आप अपना क्रूड ऑयल सप्लाई को घटा दो। जब क्रूड ऑयल सप्लाई घटाओगे तो दाम बढ़ेगा, जब दाम बढ़ेगा तो यूरोप को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। वैसे हालत में यूरोप की इकोनॉमी को नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचेगा और फिर ये लोग मजबूरी में वापस से रसिया से भी कच्चा तेल खरीदना शुरू कर देंगे, क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं रसिया की भी चाल हो सकती है कि इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई गिरा करके दाम बढ़ाओ, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक झटका लगे, इकोनॉमिक झटका लगे, इकोनॉमिक शॉक लगे, और फिर वो लोग वापस से रसिया के पास आएँ कि भाई हमें क्रूड ऑयल बेच दो। तो दैट माइट बी अ रीज़न एज वेल, इन्फ्लुएंस ऑफ रसिया ओवर वेस्ट एशियन कंट्रीज या मिडिल ईस्ट कंट्रीज। इसीलिए अलग अलग अखबारों में अलग अलग जगहों पे लिख के आ रहा है कि सऊदी अरबिया ने और यूएई ने मिल करके यूएस का काम खराब कर दिया। यूएस पूरी तरह से दबाव बनाने के चक्कर में था। यूएस वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रेशराइज रसिया by cutting down its earning that it made from selling crude oil and natural gas to the European countries। तो अब वैसे हालत में ये रसिया को आप प्रेशराइज तभी कर सकते हैं जब यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनको कोई दूसरा सोर्स मिल जाए क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस खरीदने का। लेकिन अब ये जो दूसरे सोर्स हैं ओपेक कंट्रीज, इन्होंने भी दाम बढ़ा दिया, एंड दैट इज हाउ यूरोप विल अगेन गो बैक टू रसिया, एंड दिस इज हाउ ऑल द प्रेशर टैक्टिक्स दैट वर बीइंग यूज्ड बाय द यूएस अगेंस्ट रसिया माइट हैव फेल्ड। अब इससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी जरा देखते हैं। तो देखिए, इंडिया के बारे में आपको ये बात जाननी चाहिए कि वी आर थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। उसमें भी एक और प्रॉब्लम है कि हमारा जितना भी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है, एक तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इंपोर्टर हैं या कंज्यूमर हैं हम, तीसरे सबसे बड़े कंज्यूमर हैं हम। उसके अलावा हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल का, लगभग 85% तो इंपोर्ट करके मीट होता है। हमारे देश में तो नेचुरल तरीके से क्रूड ऑयल मिलता नहीं है, एंड दिस मेक्स इंडिया वल्नरेबल टू दिस ग्लोबल सप्लाई शॉक। अभी ओपेक कंट्रीज ने सप्लाई को कट डाउन कर दिया, दाम बढ़ जाएगा और उसका सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया को पहुंचेगा। इंडिया 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, इंपोर्ट पे जो हमें खर्चा करते हैं वो बढ़ जाएगा, जिससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी वाइडन होगा। अगर आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रिपोर्ट की माने तो उसके हिसाब से हर $10 पर बैरल प्राइस इंक्रीज जब होता है क्रूड ऑयल का, तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 0.5% ऑफ द जीडीपी बढ़ जाता है, विच इज समवेयर क्लोज टू 14 to 15 बिलियन, विच इज ए ह्यूज नंबर। अभी कच्चा तेल महंगा होगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। जब पेट्रोल डीजल महंगे होंगे तो हमारे देश में इन्फ्लेशन आएगा। हमारे देश में जब करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होगा तो हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व कम होगा। जब फॉरेक्स रिजर्व कम होगा तो इट विल लीड टू फर्दर वीकनिंग ऑफ रुपी, जो ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, 81 रुपीज़ पर डॉलर के आसपास चल रहा है।
इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आरबीआई ऑन इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो कुछ बेसिक बातें जो आपको पता भी होंगी, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ. तो कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है वो हर 2 महीने पे एक बार होती है. और मॉनेटरी पॉलिसी वैसे तो 2 टाइप के होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव. तो जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, जैसे बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जैसे कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, इनको हर 2 महीने पे एडजस्ट किया जाता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू. तो हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है. जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है दैट इज डन बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विच हैज टोटल 6 मेंबर्स, 3 फ्रॉम आरबीआई एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट साइड. आरबीआई साइड से आरबीआई गवर्नर, आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर और आरबीआई के एक ऑफिसर होते हैं, जबकि 3 मेंबर्स भारत सरकार नॉमिनेट करके भेजती है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स. और ये 6 लोगों की कमेटी को हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो हर 2 महीने पे मिलते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करते हैं, जिससे फिर मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेट्स हैं उनको बदलाव किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी. 2016 में जब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, उसके पहले मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू वाज सोलली डन बाय आरबीआई गवर्नर. अब ये 6 लोग मिल करके करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग, और फैसला होता है ऑन द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, यानी कि 4 मेंबर जो कहेंगे वो हो जाएगा, वो फैसला हो जाएगा. टोटल 6 लोगों का कमेटी है, 4 मेंबर अगर कहते तो मेजॉरिटी हो जाता है. लेकिन अगर कभी टाई हो जाता है, इन केस ऑफ टाई, आरबीआई गवर्नर विल हैव डिसाइडिंग वोट. ये तो हो गई बात मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की. अब जरा देखते हैं अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट. दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वाज साइंड इन 2015. इस एग्रीमेंट के हिसाब से आरबीआई की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन, जो दोनों एक ही बात है. आरबीआई की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज पर दिस एग्रीमेंट टू कीप रिटेल इन्फ्लेशन बिटवीन 2% to 6%, जिसको हम लोग 4 ± 2% भी कहते हैं. तो मिनिमम 2%, मैक्सिमम 6%. ये अग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ, लेकिन इसको अप्लाई किया गया 2016 से. 2016 से लेकर के 2021 तक ये अग्रीमेंट फाइनलाइज किया गया था, लेकिन 2021 में इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया टिल 2026. इसमें एक और बात लिखी गई है इस अग्रीमेंट में कि अगर आरबीआई फेल्स टू कीप इन्फ्लेशन इन दिस रेंज, दैट इज 2% to 6% फॉर 3 सक्सेसिव क्वार्टर्स, then that will be considered as failure of monetary policy. And in that case, RBI will have to explain the reasons and suggest corrective measures. सरल भाषा में कहें तो अगर 3 सक्सेसिव क्वार्टर्स तक या लगातार 9 महीनों तक अगर आरबीआई फेल हो जाती है इन्फ्लेशन को, रिटेल इन्फ्लेशन को इस डिजायर्ड रेंज में रखने में, 2 से 6% के बीच में रखने में, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का वो फेलियर माना जाएगा. और उस केस में आरबीआई को एक रिपोर्ट बना करके भारत सरकार को सबमिट करना होगा, जहां उनको एक्सप्लेन करना होगा कि आखिर ये फेलियर हुआ क्यों और वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं इस फेलियर से वापस निपटने के लिए. अब एक करंट न्यूज़ देखते हैं. करंट न्यूज़ ये है कि सीपीआई इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन पिछले 8 महीनों से लगातार 6% से ऊपर है. और ये ऑलमोस्ट क्लियर है कि ये जो सितंबर महीना हमारा अभी बीता है उसमें भी रिटेल इन्फ्लेशन 6% से ऊपर ही रहेगा. वैसे इसका फाइनल डाटा 12 अक्टूबर को आने वाला है, लेकिन ये इट्स ऑलमोस्ट ऑब्वियस, आरबीआई ने भी मान लिया है कि हाँ सितंबर महीने में भी रिटेल इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा रहेगा. इसका मतलब ये है कि 3 सक्सेसिव क्वार्टर्स हो गए हैं वेयर इन्फ्लेशन हैज़ बिन बियॉन्ड द डिजायर्ड रेंज ऑफ 2% to 6%. 6% से ज़्यादा हो गया है पिछले 3 क्वार्टर्स में, 9 महीने हो चुके हैं. यानी कि ये जो अग्रीमेंट था उसमें ये जो क्लॉज था कि आरबीआई विल हैव टू एक्सप्लेन द रीजन, वो क्लॉज अब इम्प्लीमेंट होगा. इट हैज़ ट्रिगर्ड द क्लॉज एंड दिस हैज़ हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द ऑनसेट ऑफ दिस फ्रेमवर्क इन 2016. तो पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 सक्सेसिव क्वार्टर में जो इन्फ्लेशन रेट है, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन रेट, वो डिजायर्ड रेंज से बाहर रहा है. और अब आरबीआई को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी भारत सरकार को. लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने कहा है कि आरबीआई रिपोर्ट जरूर सबमिट करेगी भारत सरकार को, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिकली पुट नहीं किया जाएगा, लेकिन यानी कि लोगों के सामने उसको नहीं रखा जाएगा. दिस रिपोर्ट विल बी अ
privileged communication between RBI and Government of India and RBI will not make it public. तो लोगों को नहीं बताएंगे कि क्या कारण रहा है इस फेलियर का, ये रिपोर्ट एक चुपचाप से भारत सरकार को दिया जाएगा, ऐसा RBI के गवर्नर ने कहा है. अगर RBI के इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन की बात की जाए तो RBI के गवर्नर ने यह भी कहा है कि 4% के आसपास इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा आने वाले 2 सालों के अंदर, लेकिन अभी तो लगभग 6% या उसके ऊपर रहेगा कुछ टाइम तक इन्फ्लेशन. ये जो फिस्कल ईयर अभी हमारा चल रहा है 2022-23, इसमें इन्फ्लेशन 6.7% रहेगा ओवरऑल. क्वार्टर 2 में 7.1% तक आएगा ओवरऑल, क्वार्टर 3 में 6.5% आएगा और क्वार्टर 4 तक जाते जाते 5.8% पे आ जाएगा. और अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में वो और घट करके जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है दैट विल कम टू 5.1%. आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग द रिलेशन बिटवीन दिस कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन. हेडलाइन इन्फ्लेशन जिसकी हम चर्चा करते हैं, जो हेडलाइंस में अखबारों में आता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन से अगर फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन को घटा लिया जाए देन इट लीड्स टू कोर इन्फ्लेशन. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 68th वाइल्ड लाइफ वीक एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, हर साल नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है 2 to 8 अक्टूबर हमारे देश में, जहाँ पे कोशिश की जाती है टू प्रिजर्व द फ्लोरा एंड फौना ऑफ आवर कंट्री. तो 2022 में हम लोग 68th वाइल्ड लाइफ वीक मना रहे हैं और इस बार नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2022 का थीम है रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. आखिर ये वाइल्ड लाइफ वीक शुरू कैसे हुआ वो भी ज़रा समझते हैं. तो इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, it was constituted the idea of, or it had constituted the idea of wildlife week in 1952. और फिर इनिशियली 1955 वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया, लेकिन 1957 से फिर वाइल्ड लाइफ वीक मनाने लगे हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2 to 8 अक्टूबर. सरल सी बात है, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने ये आइडिया दिया था 1952 में. 1957 से हम लोग वाइल्ड लाइफ वीक मना रहे हैं फ्रॉम 2 to 8 अक्टूबर. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. अगेन इस द थीम ऑफ 68th नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक ऑफ 2022. इसको 2022 समझ करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, नॉट 2021. The next article is about first woman head of Forensic Directorate of Assam. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो न्यूज़ ये है कि तिलका दास, डॉक्टर तिलका दास हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ आसाम स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस. ब्रीफली समझ लेते हैं आखिर फॉरेंसिक साइंस होता क्या है. तो वो साइंस जो क्रिमिनल लॉ को इम्प्लीमेंट होने में मदद करता है उसको हम लोग कहते हैं फॉरेंसिक साइंस. एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू लॉ. तो फॉरेंसिक साइंस मतलब वो साइंस जो क्रिमिनल लॉ को इम्प्लीमेंट होने में मदद करता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट लेना, जैसे कि स्पेसिमेन ब्लड सैंपल लेना, तो सीमेन सैंपल लेना. तो जैसे भी किसी क्राइम सीन पे अलग अलग जो साइंस का इस्तेमाल किया जाता है उस केस को सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं फॉरेंसिक. अ साइंस दैट हेल्प्स इन सॉल्विंग अ क्रिमिनल केस और अ साइंस दैट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. और हर स्टेट में अपना एक स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस है. आसाम का भी अपना आसाम स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस है और डॉक्टर तिलका दास हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ दिस organization, and with this she has become the first woman head of this Assam State Directorate of Forensic Science in last 60 years. पिछले 60 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एक वुमन हेड बनाई गई हैं ऑफ दिस फॉरेंसिक साइंस डायरेक्टरेट. इनफैक्ट पूरे इंडिया भर में ऐसा रेयर ही होता है कि फॉरेंसिक साइंस डायरेक्टरेट की कोई एक विमेन हेड बन जाए किसी भी स्टेट में. तिलका दास जी का एक अपना और अचीवमेंट है इन द पास्ट. सी वॉज बिहाइंड और वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल इन एक्सपोजिंग द कैश फॉर जॉब स्कैम इन APSC, जो 2014-15 में इशूज निकल के आए थे APSC के, उसको एक्सपोज करने में भी और उससे फॉरेंसिक साइंस इंप्लीमेंट करके जो कल्प्रिट्स उनको फाइंड आउट करने में भी तिलका दास जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है. फॉरेंसिक साइंस की अब बात चल रही है तो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग फॉरेंसिक लैब इन आसाम. आसाम पुलिस हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस डिपार्टमेंट इन द कंट्री टू लॉन्च ई-फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी. ई-फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी क्या होता है? इट इज़ एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर डाउनलोडिंग द फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी रिपोर्ट विच कैन बी यूज्ड एट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स. The next article is about Nobel Prize in Literature and this topic is important from our
प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस में इसका डायरेक्ट एक सवाल नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले करंट न्यूज समझिए। 2022 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हैज बीन गिवन टू फ्रेंच ऑथर एनी आर्नॉक्स। इनकी पहली किताब 1974 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था क्लीन्ड आउट। इनकी और भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, अ वुमेन्स स्टोरी, हैपनिंग, अ गर्ल स्टोरी, गेटिंग लॉस्ट। तो नाम से आपको ये बात पता चल रहा होगा कि उनकी जो किताबें होती हैं ज़्यादातर उसका थीम जो होता है वो वुमेन, उनकी फीलिंग्स के अराउंड होता है। टॉक्स अबाउट बॉडी एंड सेक्सुअलिटी ऑफ वुमेन, इंटीमेट रिलेशनशिप, सोशल इनइक्वालिटी दैट वुमेन हैव टू फेस इन देयर लाइफ। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो लिखती हैं जो आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या लिखती हैं। अपनी उनकी किताबों में एक थीम है जनरली जिसको फॉलो करती हैं, वो ये है कि हाउ सेम इज बिल्ड इन द फीमेल कॉन्शियसनेस। वही काम अगर मेल करे, वही काम अगर फीमेल करे, तो फीमेल को एक फीलिंग दिलाई जाती है कि उन्होंने सेमफुल काम किया है। जैसे मेन किसी भी तरीके के कपड़े पहन के घूमे, उनको कभी ये फीलिंग नहीं आती कि दे हैव डन समथिंग सेमफुल। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में आज भी एक काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग प्रैक्टिस अब कभी कभार देखने को मिल ही जाता है, मेन ओपनली यूरिनेटिंग इन पब्लिक प्लेसेस, राइट। बट येट दे डोंट हैव दैट फीलिंग ऑफ सेमफुलनेस। बट विमेन के अंदर एक कॉन्शियसली बिल्ड किया जाता है द आइडिया ऑफ सेमफुलनेस, राइट। एंड दिस इज हाउ सेम, उस पर वो लिखती हैं। सी हैज़ एक्सप्लोर्ड अ लॉट इन दिस एरिया कि कैसे विमेन के कॉन्शियसनेस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है या सीड किया जाता है आइडिया ऑफ सेम। एंड दिस इज हाउ द विमेन गेट्स क्वाइट लिमिटेड और गेट्स इनटू हर ओन सेल। सी हैज़ अ सेंस ऑफ जजिंग हर सेल्फ। विमेन हमेशा खुद को जज करते रहती हैं, ऐसा वो लिखती हैं। इवन इन हर पर्सनल स्पेसेज, फॉर एग्जाम्पल इन डायरी राइटिंग, जब वो डायरी लिखती होती हैं तब भी विमेन आर गाइडेड बाय दैट आइडिया ऑफ सेम एंड जजिंग देमसेल्फ कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। बट दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज नॉट जनरली अमंगस्ट मेन बिकॉज दैट सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस हैज़ नॉट बीन सीडेड इन the sense of same fullness has not been seeded in their consciousness. So ये वो लिखती हैं। इस अब उनके थीम पे, जिस थीम पे वो किताबें लिखती हैं, उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे आ जाए विमेन इशूज़ पे, तो विमेन इशूज़ पे तो जनरली ऐसे आता ही रहता है। वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कैसे वुमन, जैसे एक साइमन डी बेवोर एक फ्रेंच राइटर हैं, फेमिनिस्ट राइटर हैं, वो भी ये कहते हैं कि वन इज़ बॉर्न एज ए फीमेल बट सी इज़ मेड अ वुमन। फीमेल तो एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक वुमेन समाज बनाता है उनको कि तुम्हें कैसा रहना है, कैसे सोच, कैसे बातें करनी है, किसी ज़्यादा हंस के नहीं बातें करनी, ऐसे कपड़े नहीं पहनने। सो ये फीमेल और वुमेन के बीच का जो डिफरेंस है, उसमें एक मेन अंतर आता है कि जो सेंस ऑफ सेमफुलनेस डाल दिया जाता है वुमेन के अंदर, जिसपे एनी आर्नॉक्स लिखती हैं। तो ये जो इनका थीम है, इट कैन बी यूज इन एसे। उसके अलावा फेमिनिज्म टॉपिक जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में है, वहाँ तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। सोशियोलॉजी के ऑप्शनल स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कल जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था स्वच्छ सर्वेक्षण, मैं वहाँ पे पूछना चाहता था 2022, बट गलती से मैंने 2021 लिख दिया था, राइट। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 तो आपसे पूछेगा नहीं। 2022 में आसाम के अंदर जो फर्स्ट सिटी है जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपर आया है, वो है सिलचर। इस पर कई सारे लोगों ने क्वेश्चन रेज किया कि सर सिलचर कैसे साफ़ हो सकता है, बहुत गंदा है। बट अब है तो है, ठीक है। और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन दैट अकर इनसाइड लिविंग सिस्टम विदाउट इंटरफेयरिंग इनटू नेटिव बायो केमिकल प्रोसेस। और ये तीनों ही करेक्टली मैच्ड हैं। एस्कॉर्बिक एसिड्स एंड सिट्रिक एसिड्स आर यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स। कैल्शियम कार्बाइड के बारे में तो हमने देखा ही था। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन फूड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।